back, students, and hope you all are doing well. Okay, fine. So let's get back to the economics. And आप लोगों ने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो आई होप आप लोगों को याद होंगी, सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा. एंड ऑब्वियसली एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर. तो जितनी कोशिश है मेरी, मैं पूरी तरीके से आपको मॉड्यूल से कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप लोग जब एग्जाम्स में अपने रिविजन करें, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आप मॉड्यूल से ही कवर करें. एंड एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी. हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, जिसमें बेसिकली मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया. एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम इन जनरल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसके बारे में बात करें. वी हैड टॉक्ड अबाउट, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट बिल का, कि रेस्टोरेंट की इकोनॉमी अगर हमें बतानी हो, किस बेसिस पे उसकी इकोनॉमी को बता सकते हैं. अलग अलग रीजंस बताए थे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के, अलग अलग ऑथर्स की हमने थ्योरीज पढ़ी थी इकोनॉमिक्स को लेके, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी इकोनॉमिक्स को लेके. वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैसिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस को स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन डेफिनेशंस को भी कवर करें. नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैड कवर्ड, कि हम इकोनॉमिक्स को का नेचर क्या होता है, किस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट हमने पढ़ा था. नाउ मूविंग अहेड, वी आर कमिंग स्टार्टिंग अप विद द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है. देखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट, सिंपल सी बात है, जब हम इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स, डेटा के बेसिस पे बात कर रहे होते हैं, देन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बट व्हेन इन इकोनॉमिक्स हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस के बेस पे, जजमेंट्स के बेस पे, वैल्यूज के बेस पे, तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की. यानी सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, कि जब कोई रियल सिचुएशन की बात हो रही होती है, कोई रियल सिचुएशन की बात हो रही होती है कि ये चीज ऐसी है और ऐसी ही रहेगी. यानी हमने डेटास के बेस पे अगर हमने बोला कि हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट इतना है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आज की डेट में जो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है, वी आर सेइंग कि इन्फ्लेशन रेट 6% है. तो ये इन्फ्लेशन रेट हमने कैसे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कैसे किया होगा, इसको हमने कैलकुलेट किया होगा ऑब्वियसली मार्केट प्राइसेस के बेस पे हमने किया होगा, अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे किया होगा. जैसे मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या है, मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, डिमांड किसी भी चीज की कितनी है, सप्लाई की क्या कंडीशंस. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके बेस पे हमें पता चला होगा कि हमारे यहाँ मार्केट में इन्फ्लेशन है. ठीक है, तो ये कैसे, इस इन्फ्लेशन को कम कैसे करना है, ये जो इन्फ्लेशन को हमने चेकआउट किया, इसको चेक करने के लिए हमें जो फैक्ट्स थे, जो फैक्ट्स हमने यूज किया, जो डेटा हमने यूज किया, दैट टेल्स अस अबाउट द, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बट वही इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कौन से सजेशंस जो हम दे रहे हैं, जो हम जजमेंट्स पास करें, वो हमें हेल्प करता है किसको डिफाइन करने में. वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सिंपल पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कुछ नहीं होता है. दो तरीके की इकोनॉमिक्स की हमने बात की, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नॉर्मेटिव. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब हम फैक्ट्स के बेस पे बात करें, जब हम जब हम डेटा के बेस पे बात करें, हम हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. ये बात हम कैसे कह सकते हैं एज अ लेमैन, हम कैसे कह सकते हैं हमारे, ऑब्वियसली हमने कुछ डेटा चेक किए होंगे, या इवन जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है. वो कैसे कह रहे होंगे, वो ये बात कैसे बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, डेटा के बेस पे बता रहे होंगे. जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जो फिगर्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, उसी के बेस पे तो उन्होंने जज किया और बोला कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है. इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे किया जाए, जब इसके लिए हमारे पैनलिस्ट,
हमारे अलग-अलग पैनलिस्ट या इकोनॉमिस्ट जिनको हम कहते हैं, इकोनॉमिस्ट जब सजेशंस देते हैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए आप इन फैक्टर्स को अडॉप्ट करिए तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगी। इस फैक्ट को, इस बात को, इस सजेशंस को हम क्या कहते हैं? ये किसके बारे में बात करते हैं? ये नॉर्मेटिव, सिंपली पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट सिचुएशन जहाँ पे हम जब हम फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। जब हम उसके ऊपर पॉलिसीज लेके आते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हो जाती है। एंड यही चीज हमारी प्रोवाइड ये सिंपल सी यही बात हमारी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो अगर हम नॉर्मल देखें, अगर पॉइंट पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव और अ प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन variables but it does not pass value judgments. Positive या pure science analysis क्या होता है? Cause effect relationship, ये what it is? Positive और pure science analysis cause and effect analysis cause and effect relationship between अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जो भी कॉजेस होते हैं, जो भी इफेक्ट्स होते हैं, आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये आपकी वैल्यू जजमेंट की, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज नॉट व्हाट ऑट टू बी। इन अदर वर्ड्स इट सेड व्हाट इज नॉट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए वो नहीं बताता है, क्या है एक्चुअल में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसकी बात करता हूँ। अगर हमने बोला कि आज एलपीजी के सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं? ईस्ट एशिया कंट्रीज में वॉर की वजह से एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो कैसे पता किया? उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम उसकी बात नहीं करें। जब हमने इसके बारे में बात की, सो दिस टॉक्स अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सिंपल। सो दे स्टेट व्हाट रियलिटी, यानी कि और अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economics is concerned only with the study of economic decisions of individuals and the society as positive facts, but not with ethics of these decisions. उस decisions का ethics क्या होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात नहीं करता है। वो सिर्फ क्या बात करता है? वो एक इंडिविजुअल का, एक सोसाइटी की डिसीजन क्या होगा, उसके स्टडी के बेस पे उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना? So economics should be neutral between, and it is not for economics to pass value judgments and make pronouncements of the goodness or otherwise. An individual with a limited amount of money may use it by buying liquor and not milk, but that is entirely his business. अगर एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो जाके लिकर खरीद के आता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, डेफिनेटली डोंट ट्राई। बट वो अगर लेकर खरीदता है एंड मिल्क, तो वो entirely उसका बिजनेस हुआ। सो कम्युनिटी में यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मेकिंग गन्स rather than butter. But it is no concern of the economics to condemn or appreciate this policy. Economics only study facts and make generalization from them. So it is a pure and positive science. इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का काम होता है सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ना एंड उसको जनरलाइज करना उनके लिए ना। Complete neutrality between ends is, however, neither feasible nor desirable. It is because in many matters the economists have to suggest measures for achieving certain socially desirable ends. Okay. सो सिंपल, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना लिख के आ जाइए, 100% you will get, and quote this example. For example, when he suggests the adoption of certain policy for increasing employment and raising the rates of wages, he is making value judgments, or that the explanation of labor and the state of unemployment are bad and steps should be taken to remove them. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट जो भी हमारे फैक्ट्स थे, जो हमारा डेटा था, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें जो भी सजेशंस देने थे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट स्टैट्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या क्या सीखते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ये आपके स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है, कनेक्टेड, कंसर्न विद व्हाट ऑट टू बी। ठीक है।
तो एज ए नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करता है यहाँ पे। एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, इट इज perspective in nature and it describe what ought to be, what should be things for example the questions like what should be the level of national income, what should be the wage rate, how much of national product be distributed among people, all fall within the scope of normative economics। thus normative economic concern with welfare propositions के बारे में ये बात करता है आपका। तो सिंपली वी कैन से कि इकोनॉमिक्स आपकी बहुत पॉजिटिव भी होती है एंड इकोनॉमिक्स आपकी नेगेटिव भी होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आपकी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों होती है, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक आपका जो है वो बात करता है व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी बिना ओपिनियंस को दिए। सिंपल। ठीक है। नाउ आई होप लोगों को भी क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में इसमें मेंशन करिए। इट विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू और हम सारे ही आपके क्वेरीज का आंसर डेफिनेटली दूंगी। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ओके, ये क्लियर था। मूविंग हेड वी आर मूविंग विद स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं सॉरी, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही वाइड एंड कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग है आज के डेट में है। क्यों? क्योंकि ये आपके बहुत से एरियाज को कवर करते थे। तो पहले जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते थे तो इकोनॉमिक्स में पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों के बारे में बात होती थी, जैसे गुड्स को कैसे आपने प्रोड्यूस किया, उसको कंज्यूम किया। आज सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन एंड गुड्स की कंजम्पशन के ऊपर हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जब हमें देखना होगा तो इकोनॉमिक्स को हमें वाइडर टर्म्स पे जाके देखना होगा। कैसे? इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में आज की डेट में हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो सॉरी कितना प्रोडक्शन हो रहा है हम वो देख रहे हैं, या कितना कंजम्पशन हो रहा है हम वो। हमें वाइडर टर्म्स पे इकोनॉमिक्स के बारे में जानना होगा। वाइडर टर्म्स में अगर इकोनॉमिक्स को समझना तो वाइड, जैसे उसमें हमें सोसाइटी के बारे में बात करनी होगी, हमें इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी होगी, हमें अलग अलग रिसोर्सेस के बारे में बात करनी होगी, हमें हेल्थ के बारे में बात करनी होगी, हमें लोगों के बारे में बात करनी होगी, लोगों की नीड्स के बारे में बात करनी होगी, स्केर्सिटी के बारे में बात करनी होगी। सो देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जिसके बारे में हमें बात करनी होगी जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स आपको बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये फैक्टर्स बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, ये फैक्टर्स आपके बात करेंगे हेल्थ केयर के बारे में। These factors will talk about the education, government policies। ठीक है, तो क्योंकि ये फैक्टर्स आपके इन अलग अलग टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का टर्म ऑटोमेटिकली जब हम सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी में हम बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जिसको लेके चलेंगे। सिमिलरली हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम कई अलग फैक्टर्स को लेके चलेंगे। हम रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो कई ऐसे अदर फैक्टर्स है जो निकल के आएंगे जिसके बारे में डिस्कशन होगा। पहले हम कह सकते थे कि पहले इकोनॉमिक्स का स्कोप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पे लिमिटेड था। आज ऐसा नहीं है। अब इसका स्कोप वाइडर हो चुका है एंड वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मेन जो हमारे इकोनॉमिक्स का वो है वो द मेन एम जो है, दैट्स व्हाई हम ये भी कह सकते हैं
कि जो मेन एम है इकोनॉमिक्स का वो क्या है, आपके लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उनका यूज करना। व्हाट वी कैन से कि मेन एम क्या है आज की डेट में इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का आज की डेट में मेन एम क्या है कि जो भी लिमिटेड, जो भी स्केयर रिसोर्सेस हैं उनका यूज हम कैसे कर रहे हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल वे में हम उसको यूज कर, क्यों कि सिंस रिसोर्सेस जो हैं, सिंस आपके जो भी रिसोर्सेस हैं जैसे कि मनी, लेबर, टाइम, ये सभी रिसोर्सेस आपके लिमिटेड हैं। एंड इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है प्रॉपर चॉइसेस बनाने में, जैसे कि आप इन रिसोर्सेस का, जैसे कि क्या हो सके आप इन रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें, यूटिलाइजेशन कर सकें, वो भी कैसे, विदाउट विदाउट एनी वेस्टेज। सिंपल व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो मेन एम इकोनॉमिक्स का सिंपल यही होता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेस, जो लिमिटेड रिसोर्सेस का है उसको आप यूज करें बेस्ट पॉसिबल वे में, जिससे आप अ, उसका कोई वेस्टेज ना करें। ठीक है, तो यही आपके, देखो इकोनॉमिक्स का हमने, अगर हम स्कोप की बात करें, मैंने कहा स्कोप इकोनॉमिक्स का वाइडर होता है। जब हम वाइडर स्कोप्स की बात करें तो हम यही कह रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एम ही होता है कि कैसे हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, जैसे मनी, लेबर, टाइम, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और हम रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके, यही हमारा मेन एम इकोनॉमिक्स है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स स्कोप तो वाइडर है, लेकिन उस वो इसीलिए वो हमें हेल्प भी कर रहा है ये डिफाइन करने में, बताने में कि हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे कर सके। एंड ऑल्सो इवन नॉट दिस, ये आपका फोकस करता है मैक्सिमम, आपने रिसोर्स बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस ये एंड गोल नहीं है। हमने ये कहा कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, बट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ एंड गोल, दिस इज नॉट अ एंड गोल। हमारा फोकस किस पे है, हमारा हमारा फोकस है अचीव करने पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की सेटिस्फैक्शन एंड लोगों के वेलफेयर को अचीव करना, ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, ओवरऑल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, हमारी वेलबींग को इम्प्रूव करना। क्यों हम ये काम करें, वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स आपको सस्टेनेबिलिटी को एम्फेसाइज करता है, ये सस्टेनेबिलिटी को एम्फेसाइज करता है ये, यानी रिसोर्सेस आपके यूज होंगे इस तरीके से कि वो सिर्फ आज की करंट जनरेशन के लिए ही ना हो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिजर्व की जा सके। हमने क्या बोला, हमने बोला इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर होता है। कैसे वाइडर होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग फैक्टर्स है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो मेन एम होता है इकोनॉमिक्स का वो ये होता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को, और जब हम बात करें कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, तो सिर्फ हम आज की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की भी बात करें। वो क्यों हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आपकी पर्सनल वेलबींग को इफेक्ट कर रहा है वो, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रहा है, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। सो सिंपल, इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है
यूज़ एफिशिएंट यूज़ करने में आपके स्केयर रिसोर्सेस को, जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो सके सोसाइटी का, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी। हम सिंपली क्या क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स आपका जो है हेल्प करता है आपको एफिशिएंट यूज करने में आपके रिसोर्सेस को इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे कि आप मैक्सिमम वेलफेयर हो सके सोसाइटी का फॉर प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। इकोनॉमिक्स आज की डेट में हम ये भी कह सकते हैं बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे भी अप्लाई करती है, जैसे आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, आपकी हेल्थ के ऊपर है। सो कमिंग बैक, अगर हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आपकी अलग अलग चीजें कवर होती हैं। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वास्ट एंड एवर expanding. It's no more a branch of knowledge that deals only with production and consumption. However, basic thrust remain on using the available resources efficiently. तो हमने अभी बात की कि कैसे हम, हमारा मेन फोकस क्या है इकोनॉमिक्स में, कि कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सके, जो कि सेटिस्फैक्शन दे सके एंड वेलफेयर कर सके लोगों को सस्टेनेबल बेसिस पे। इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। वन एग्जांपल गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वास्ट द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, की कितना वास्ट है आपका इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो कितना वास्ट है। इन दिसंबर 2007 में द आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर गवर्नमेंटल पैनल था, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला उनके एफर्ट्स के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपने जो एफर्ट्स लगाए थे वो बिल्ड उन्होंने बिल्ड किया था एक ग्रेटर नॉलेज मैनमेड क्लाइमेट चेंज के बारे में। उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर देयर एफर्ट टू बिल्ड अप एंड डिसमिनेट ग्रेटर नॉलेज अबाउट द मैनमेड क्लाइमेट चेंज, एंड उन्होंने एक फाउंडेशंस वहाँ पे ले डाउन किया था फॉर द मेजर्स दैट आर नीडेड टू काउंटरएक्ट चेंजेस। उन चेंजेस को कैसे काउंटरैक्ट किया जा सके, उसके लिए कुछ फाउंडेशंस भी उन्होंने ले आउट किए थे, एंड जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। व्हाट डिड आईपीसीसी डू टू डिसमिनेट नॉलेज अबाउट क्लाइमेट, और क्या किया था उन्होंने, बेसिकली उन्होंने कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस प्रेजेंट किए थे क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्रेजेंट किए थे एंड एस्टिमेट किया था कि कैसे उन चैलेंजेस को हम मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो चैलेंजेस हमारे इन पैनलिस्ट ने क्या किया था, इन पैनलिस्ट ने कुछ ऐसे कुछ ऐसे मेजर्स अलग अलग वो लेके आए थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और बताया था कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज पर्सनली एक हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो एक सोसाइटल लिविंग है उसको इफेक्ट कर सकता है। उसके लिए उन्होंने कुछ फाउंडेशंस बनाए थे, कुछ फाउंडेशंस ले डाउन किए थे, एंड किस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उस चैलेंजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मिटिगेशन फैक्टर्स भी दिए। तो इकोनॉमिक के आपका एक्सटेंसिवली यहाँ पे असेस करती है कि हमारे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री जोन में, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एनर्जी प्लांट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, टाइडल, अदर्स। So economics is also used for assessment of economic efficiency. So ये एक एग्जाम्पल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पैनल था उन्होंने यही बात बताई थी कि कैसे हमारी जो क्लाइमेट चेंज होती है वो भी हमारे, देखो जब हमने बात की थी इकोनॉमिक्स से, हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो ये उनमें से एक फैक्टर था जो हमें हेल्प कर रहा था अपनी इकोनॉमी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये वो फैक्टर था जिसने बताया था कि इवन क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे इन आईपीसीसी ने बात की थी। ओके, मूविंग अहेड।
इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आपका ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को असेस करता है स्पेस मिशन की। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे हमारी कि हेल्थ केयर के ऊपर हमें कितना खर्च करना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर कितना खर्च करना है, गवर्नमेंट बजट मैनेजमेंट पे कितना। इकोनॉमिक्स के हर उस फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो एक सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अगर मेन ब्रांचेस की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो देयर आर टोटल 8 branches of economics. There are total 8 branches of economics. What are those branches? So the basic main branches is the macroeconomics, microeconomics, अलग-अलग factors है economics के, अलग-अलग branches है economics की, total 8 branches है economics की, याद रखिए। There are 8 branches of economics. Again, important from exam point of view. First branch है macroeconomics. हम साथ ही साथ इसके शॉर्ट रिविजन भी करते चलेंगे, हम शॉर्ट में समझते भी चलेंगे। इसके बारे में ये बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है इंडिविजुअल सोसाइटी एट लार्ज के बारे में, सोसाइटी एट लार्ज के बारे में। मैक्रो इसका नाम ही बता रहा है, मैक्रो सोसाइटी एट लार्ज के बारे में ये बात करते हैं, यानी कि ये स्टडी करता है होल इकोनॉमी के बारे में, स्टडी करता है आपकी होल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है। सेकंड हमारी है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल्स के बारे में, इंडिविजुअल फैक्टर के बारे में खाली ये बात करता है। देन वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द डील्स जो भी हो रही होती हैं कंट्रीज की, बिटवीन कंट्रीज के बीच में जो डील्स हो रही होती हैं। वी हैव हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स जो सोसाइटी के हेल्थ के बारे में बात करता है, हेल्थ हेल्थ के बारे में बात करता है, प्लस एजुकेशन इकोनॉमिक्स जो सोसाइटी की एजुकेशन के बारे में बात करता है। वी हैव इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स जो डील करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स, वी हैव अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स जो हमारी बात करता है अर्बन एंड रूरल एरियाज के बारे में। ये बेसिकली स्टडी करता है डेवलपमेंट के बारे में ऑफ सिटीज एंड विलेजेस एंड जो भी रीजनल डिफरेंसेस हैं। वी हैव पब्लिक फाइनेंस जो कि बात करता है आपकी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। वी हैव डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो कि बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। एज अ ऑलरेडी टोल्ड, और हमने अभी प्रीवियस स्कोप में पढ़ा, हमने अपने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, जिस पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर पे नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स की स्टडी करता है। तो ये जितने अभी तक हमने जो भी हमने यहाँ पे फैक्टर्स पढ़े ना, ये उसका प्रूफ है कि इकोनॉमिक्स अलग अलग फैक्टर्स की स्टडी कर रहा है। ठीक है। कमिंग बैक टू द बुक, और जैसे हमने पहला फैक्टर पढ़ा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इसको हम डिफाइन करते हैं दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का। मे बी वो पर्सन हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में हो सकता है। तो सिंपल ये किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में पढ़ता है रादर देन अ उनको एक साथ कंबाइन करने की जगह एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात। कमिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इसको हम डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो स्टडी क्या करता है
किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी नहीं करता है, बल्कि ये कंबाइन करता है सारी यूनिट्स को तब स्टडी का, यानी ये स्टडी करता है इन एग्रीगेट, हेंस इसको हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारा बात करता है सिंपल एज अ कंट्री, हमने ऑलरेडी बात की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से दो कंट्रीज के बीच में क्या ट्रेड डील्स चल रही है उसके बारे में बात करता है। एज अ कंट्रीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर कंट्री, रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज गेटिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट नाउअडेज। ठीक है। वी हैव अ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की बात जब हम करते हैं तो हम बात करें कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, गवर्नमेंट के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये उसके बारे में बात करता है। तो सिंपल the full bench of economics known as a public finance or the fiscal economics has emerged to analyze the role of government in the economy. Earlier, the classical economists believed in the laissez-faire economy ruling out of the government and economic issues. The Great Depression of 1930 led to the realization of role of government. कहाँ से पब्लिक फाइनेंस की बात आई? 1930 में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई थी जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हुआ कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो इस्टैब्लिश होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। डिसाइड अदर ऑब्जेक्टिव जैसे ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अलावा गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए एक फुल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, फिजिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो इमर्ज की गई आपके गवर्नमेंट के रोल्स को एनालाइज करने के लिए। और पहले क्योंकि ये ऐसे इकोनॉमिक्स का बिलीफ था, उनका ये थॉट था कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक इश्यूज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैटर्स को लेके अपना वर्क करे बट इकोनॉमिक इश्यूज में वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बट 1930 में के बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ओके, देन वी हैव अ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हमने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं कि उसके फैक्टर्स के ऊपर बात करता है। सो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम colonial rule. Their economics required different treatment for growth and development, and this led to the emergence of new branch of economics जिसको हम कहते हैं development economics, which basically talks about the developing economy. वी हैव अ हेल्थ इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, ये आपके जो कंट्री में आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी कैसी है उसके बारे में बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, देयरफॉर ब्रांचेस जैसे कि हेल्थ इकोनॉमिक्स है उसने एक मोमेंटम गेन किया। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ये एम्फसाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट केयरिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज फेसिंग अ न्यू चैलेंज फ्रॉम एनवायरमेंटल साइड। तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक इज समझ एज वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस। अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स की बात करता है, ये आपका इकोनॉमिक अटेनमेंट की बात करता है। अर्बन रूरल डिवाइड के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, देयरफॉर इकोनॉमिक्स ने रियलाइज किया कि अर्बन रूरल एरियाज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए हमें। सो देयरफॉर देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस जैसे कि अर्बन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, सिमिलरली रीजनल इकोनॉमिक्स इज आल्सो बीइंग एम्फसाइज्ड टू मीट चैलेंजेस एंड ओके। So far we have covered lots of thing about the chapter 1। हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिया, हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिया, हमने नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कर लिया, आर्ट साइंस टू लॉन्ग मैम, इट्स टू लॉन्ग, कौन पढ़ेगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट्स बनाते चलो, नोट्स नहीं बना रहे मत बनाओ, पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलो, बस इसी पॉइंट को रिवाइज करके इसी पॉइंट को एग्जाम में लिख के आ जाओ। चैप्टर बोरिंग नहीं है, चैप्टर को अगर आप बोरिंग लेके चलोगे, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते चलो। अगर हमने बोला कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस होते हैं, अब आप बैठ के रटोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये नहीं, थॉट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो शॉर्ट मैक्रो, जब इस बेसिस पे चैप्टर को कंप्लीट करोगे ना तो आपको जल्दी से रिकॉल होगी चीजें। इंटरनेशनल, फॉरेन कंट्रीज, कंट्रीज इंटरनेशनल मतलब टू डिफरेंट कंट्रीज से रिलेट करो उसको। हेल्थ है यार, हेल्थ से रिलेटेड ही बात हो रही होगी ना, डोंट रीड द चैप्टर एक एक लाइन बोरिंग की तरह पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, नो, चिल आउट करो, हेडिंग्स को देखो, हेडिंग्स को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, एंड देन जस्ट मूव ऑन टू द एंटायर द पैराग्राफ, द कंटेंट दैट इज रिटन ओवर इट। बट अगर आप रटने बैठोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन, नहीं पढ़ पाओगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। सो बेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी बेटर
कि आप कॉन्सेप्ट को जितना आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतनी जल्दी और उतने अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएँगे। बट क्योंकि हमारा सिलेबस, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा पोर्शन ऑफ द कंटेंट मोस्टली मॉड्यूल से आता है, इसीलिए आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ओन्ड लेक्चर और रिटन लेक्चर। मैं आपको पूरा-पूरा कंटेंट अलग से लिख के दे सकती हूँ, बट मेरे को पता है और वो भी मॉड्यूल से ही बना होगा। जितना रिलायबिलिटी आप मॉड्यूल के वर्ड्स पे भी रखोगे ना, उतनी जल्दी एंड उतना ईज़ी होगा फॉर यू टू क्लियर दीज़ एग्ज़ाम्स। क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सिंपल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सिंपल इन द सेंस कि अगर आप चीज़ों को समझ के जा रहे हो, तो अच्छे से एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट कर सकते हो, अच्छे से एग्ज़ाम्स आप अपीयर कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स इस ईयर आपका पैटर्न चेंज हो गया, तो शायद वो एक फैक्टर है आपके लिए। एनीवे, मूविंग अहेड। वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, another important topic, another important point जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है, वो है वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। भाई इकोनॉमिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, हमने इतनी चीजें तो पढ़ ली, अब हमें ये भी तो बताइए कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है। ओके, आई मीन कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है। तो देखो, पहली बात, जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा, वो एक तरीका होता है जहाँ पे सोसाइटी जो कि बताता है कि सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर रही है अपने किसको, रिसोर्सेस को। क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम बताता है कि सोसाइटी अपनी रिसोर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करी। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में वाटर, हम जब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, तो वो सिर्फ हम करंट जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिलेट करते हैं फ्यूचर जनरेशन से भी। फ्यूचर जनरेशन से भी क्यों? हमने बोला, हम हमारे घर में पानी आ रहा है, हमने पानी को खुला छोड़ दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, भाई, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। हम रिसोर्स हम बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ। हम सभी को ऑब्वियसली फुल एयर कंडीशंस में रहना पसंद है, क्योंकि देखो यस मैम, मस्त सोना पसंद है, मस्त आराम से टाइम गर्मी हो रही है, आराम से रूम में बैठे हो, आइसक्रीम खाओ, एसी चलाओ, टीवी देखो, मजे करो, कहाँ एग्जाम से ले जाना है। एयर कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं, फ्रिज हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में। जब हम उस ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक रिसोर्सेस है। कुछ लोगों के लिए ये स्कैसिटी है, कुछ लोगों के लिए ये एक रिसोर्स है टू गेट अ बेटर लाइफ। ठीक है, और हम इस रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट्स है सारी, सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है, आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम चल गया है, सोलर पैनल्स का टाइम चल गया ऑब्वियसली, बट हम उसको यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। हमने कहा हमारे घर में बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी है, एसी चलाया हमने, चला के अपना हम सोए, टीवी देखे, पढ़े, एंड देन रूम से उठे बाहर चले गए, वो एसी रूम में चल रहा है, वो फैन लाइट रूम में चल रहा है। तो ये रिसोर्सेस ही तो था हमारे पास, वो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। हम उठे, हम उठ के चले गए, हम 4 घंटे रूम से बाहर रहे और वो एसी लाइट एज इट इज ऑन है।
वो रिसोर्सेज़ का हमने गलत मैनेजमेंट किया, गलत यूज़ किया, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। बट अगर हम उठे, हम रूम से जाने से पहले हमने अपने रूम की लाइट्स फैन, एसी सब कुछ बंद किया एंड देन तो हमने क्या किया? हमने वो कंज़र्व किया वहाँ पे यो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कंज़र्व किया। हमने वहाँ पे उसको प्रिज़र्व किया कहीं न कहीं। ये प्रिज़र्वेशन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्प करेगा, उनको वो उसको फ्यूचर में कंज़्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताता है। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को लेके, एक कि हम इंक्रीज़ करें अपने रिसोर्सेज़ को, जैसे कि हम प्रोड्यूस करें गुड्स को, सर्विसेज़ को। दूसरा, हम यूज़ करें रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंटली, यानी हम अवॉइड करें वेस्ट एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। सो इकोनॉमिक सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहली बात इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया कि कैसे सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर रही है एंड 2 ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम इंक्रीज करें अपने रिसोर्सेज को एंड दूसरा हम उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें। ठीक है? सो एवरी कंट्री, हर कंट्री के अपने अलग-अलग इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं एंड ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक सिस्टम उनके ओवर द टाइम चेंज भी होते हैं। उनके रिसोर्सेज की स्कैसिटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके उनकी यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक कंट्री के अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिसोर्सेज की वो चेंज होती हैं और इसीलिए सबके अलग-अलग इकोनॉमिक सिस्टम भी होते हैं। सिंस रिसोर्सेज एंड इनकम लिमिटेड होती है तो सोसाइटी को ये ज़रूर डिसाइड करना होता है कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हर एक कंट्री के अपने इकोनॉमिक सिस्टम होंगे। बट किस कंट्री के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो उनके रिसोर्सेज पे और उनकी इंटरनल सोसाइटल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। गुड इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा क्या करता है? गुड इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा आपकी की स्कैसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक इंडिविजुअल्स को फ्रीडम प्रोवाइड करता है एंड प्रॉपर यूज़ करता है एंड मूवमेंट करता है रिसोर्सेज़ का। तो क्या कह रहे हैं? गुड इकोनॉमिक सिस्टम क्या काम करता है? गुड इकोनॉमिक सिस्टम आपका 3 काम करता है। पहला, वो आपकी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरा, वो आपको फ्रीडम देता है इंडिविजुअल्स को एंड तीसरा वो आपको प्रॉपर यूज़ करने के लिए देता है एंड मूवमेंट ऑफ रिसोर्स यानी आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ एंड मूवमेंट करता है। ये 3 चीज़ आपके एक अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम करते हैं यानी आपकी प्रॉब्लम्स जो स्कैर्सिटी जो कमी की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। लोगों को एक फ्री लाइफ़स्टाइल जीने का एक मौका देता है, फ्रीली कुछ काम करने का मौका देता है एंड आपके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर यूज़ करने का एक एश्योरिटी देता है। ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ एन एंटायर सेट ऑफ अरेंजमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस मेंट फॉर मीटिंग द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सोसाइटी। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी के, उसको अ, सेट करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम लाया गया था। क्या हमारे रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो एंड इकोनॉमिक यूज़ कर पाएँ हम रिसोर्सेज़ का। यही बात अभी हमने पढ़ी कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ कर पाएँ एंड अपने रिसोर्सेज़ एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ। सो इट इज़ अ वेल नोन दैट इकोनॉमिक सिस्टम एज़ क्रिएटेड बाय डिफरेंट सोसाइटीज़ differ from each other, and the economic system of even society keeps evolving and changing over time, partly on account of ongoing efforts of the society to meet the problems जो अभी हमने planned. Broadly speaking, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आर बेस्ड अपॉन द पर कैपिटा और हर एक इकोनॉमिक सिस्टम अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उनके इंडिविजुअल्स की प्रायोरिटाइज़ेशन क्या है अपने रिसोर्सेज़ के ऊपर स्पेंड करने की, स्कैर्सिटी कितनी है इनकम की, रिसोर्सेज़ की, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक सिस्टम। सो दिस इज़ द
होल कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। तो सिंपल, हम अगर इकोनॉमिक सिस्टम की वर्किंग की बात करें तो सिंपल दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंड उसका यूज, ये दो फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एंड हर एक कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम अलग हो सकती है, वो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, इंटरनल नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ तीन डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक होता है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या डिफरेंस होते हैं तीनों में? लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्राइवेट इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज की बात करें, प्राइवेट डिसीजंस यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के बेस पे लिए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जैसे। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल, तो ये इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने खुद के रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के बेस पे लिए जाते हैं, यानी कि कितनी डिमांड है एंड कितनी सप्लाई है। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में गवर्नमेंट कंट्रोल की चीजें नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है यूएसए में, इंडिविजुअल्स के बेस पे सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। कमिंग मूविंग अहेड, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे हर एक चीज, हर एक फैक्टर गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल करती है। जैसे ऑब्वियसली इंडिया, इंडिया में हर चीज गवर्नमेंट, डिसीजंस यहाँ पे स्टेट्स लेते हैं, एंड यहाँ पे फोकस क्या होता है? इक्वालिटी एंड वेलफेयर। जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट गुड। हमने सोशलिस्ट में इकोनॉमिक इंडिया का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि इंडिया में भी बहुत सी चीजें हैं 90 वो कंट्रोल गवर्नमेंट, बट इंडिया में सब चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑब्वियसली नहीं है, इसलिए इंडिया कम्स अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है प्लस प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है, इसीलिए इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में आपने देखा होगा कुछ सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ सेक्टर्स के ऊपर प्राइवेट कंपनी से कंट्रोल है, प्राइवेट कंट्री से कंट्रोल है। बट यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में हर एक चीज में प्राइवेटाइजेशन है, हर चीज पे प्राइवेट कंट्रोल है। बट उसी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये तीन तरीके की इकोनॉमी हमारे पास होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वन विच इज जिसपे जो कैरेक्टराइज होती है बाय द फ्री मार्केट इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बिल्कुल नहीं होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है, ठीक है। In the real world, many economies which are viewed to have a capitalist economic system may have a government spending जहाँ पे government की spending केवल 35% तक के जीडीपी के, this is because the government pays for the welfare, health, education, national defense. However, economy is still viewed as a capitalist because in the area of private enterprise, firms are free to decide what to produce and for whom to produce. So basically, जैसे हमने एग्जांपल दिया यूएसए में आपको भी पता है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेरेंस नहीं करती है, इसीलिए यूएसए की जो इसलिए ऐसे इतनी ज्यादा डेवलप्ड है, वो डेवलप कंट्री भी इसीलिए बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट हर एरिया में कंट्रोल नहीं है। तो जब प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंट्रोल है, तो एक सेक्टर बढ़ रहा है, वो एक अच्छा आपको ऑप्शंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। फीचर्स की बात करें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट और बाय कॉपरेटिव्स। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट या कॉपरेटिव्स के पास प्रोडक्शन नहीं होता है, दे आर ओन प्राइवेटली, दैट इज बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स, बिजनेस यूनिट्स, and therefore resources owned by them also belong to individuals and households.